श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, मम्मी डैडी सुनो ना, पेरेंटिंग पार्ट 1, यह आज का अपना विषय है। इस विषय में बच्चों की बेहतर परवरिश कैसे करें, आप चाहे वैसे बच्चों को बना सकते हो। गुण बुद्धि हेरिडिटरी होती है। बच्चों को बगैर पीटे डिसिप्लिन कैसे सिखाए, बच्चे सेक्सुअल खेल खेले तो हम क्या करेंगे, इन विषयों का जवाब हम इस सीरीज में ढूंढने वाले हैं। यह बहुत ही महत्व का विषय है, सभी लोगों के लिए महत्व का विषय है। जिन लोगों ने अभी तक शादी नहीं की उनके लिए भी महत्व का विषय है। जिन लोगों ने शादी की उनको बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत महत्व का विषय है। मराठी में एक कहावत है, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाला उद्धारी। यानी जो मां अपने बच्चे को पालने में झुलाती है, झूला झुलाती है, वही पूरे दुनिया का भला कर सकती है। क्योंकि जो मां परवरिश करती है वो केवल अपने बच्चे को नहीं बड़ा करती है, वो एक देश के नागरिक को जन्म देती है, एक समाज के सामाजिक व्यक्ति को उसकी परवरिश करती है, एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करती है या फिर करनी चाहिए। इस कारण पूरे दुनिया का उद्धार करने की क्षमता, भला करने की क्षमता मां के हाथ में होती है, यह कहा जाता है। मित्रों, यह विषय कितना महत्व का है। अमेरिका की एक साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जिसकी एक प्रमुख थी, बहुत ही फेमस लेखिका थी, उसने यहां तक बात कही थी कि आप चाहे उस व्यक्ति को शादी करने की परमिशन दे दीजिए, लेकिन जिन मां बाप को अपने बच्चों को पैदा करना हो तो उन्होंने बच्चों को पैदा करने के पहले सरकार की ओर से परमिशन लेनी चाहिए और सरकार ने उस मां बाप को जांचने के बाद उन्होंने पेरेंटिंग का कोर्स पूरा करने के बाद ही उनको बच्चा पैदा करने की परमिशन देनी चाहिए। यह बात उसने बहुत आग्रह से रखी, मूवमेंट भी चलाई। यह विषय इतना महत्व का क्यों है कि आप चाहे तो शादी करने की परमिशन किसी को भी दीजिए, लेकिन मां बाप बनने की परमिशन किसी को मत दीजिए। मां बाप बनने की योग्यता जिनमें है उसी को परमिशन दीजिए। यहां तक आग्रह से यह बात रखनी चाहिए। यहां तक यह बात क्यों महत्व की है? क्योंकि मित्रों, एक और की कहावत है, कुंभार जसं मातीचं मडकं घडवतो त्या पद्धतीनं माणसाचं व्यक्तिमत्व घडतं। यानी कुम्हार जिस ढंग से मिट्टी से एक बर्तन बनाता है उसी ढंग से इंसान का व्यक्तित्व बनता है। यह बात 100% सही है। संस्कार के जरिए उस व्यक्ति को हम चाहे वैसा इंसान बना सकते हैं, जैसे कुम्हार करता है उसी ढंग से। अब कुम्हार क्या करता है, एक मिट्टी का गोला लेता है जिसको कोई ठीक ढंग से आकार नहीं होता है, उसको चक्के पे घुमाता है और चक्के पे घुमाते घुमाते उसको बहुत सुंदर आकार देता है। कभी उसमें से मटका तैयार होता है, कभी सुराही तैयार होती है, कभी फ्लावर पॉट तैयार होता है। तो हम चाहे उस ढंग से आकार दे सकते हैं, कुम्हार जैसे मिट्टी को आकार देता है वैसे माँ बाप, यहां केवल माँ नहीं होती है, माँ बाप, घर के अभिभावक बच्चे को अच्छे ढंग से आकार दे सकते हैं। क्योंकि हमारे संपूर्ण व्यक्तिमत्व की नींव जो है, फाउंडेशन जो है, वो बचपन से ही तैयार होता है। ये नींव रखने का समय होता है। आगे चलकर जब हमारा इस क्षेत्र में काफी अभ्यास हुआ,
साइकोएनालिसिस करना शुरू हुआ। उसके बाद में जैसे जैसे साइकोएनालिसिस करना शुरू हुआ, वैसे वैसे हमारे ध्यान में आया कि ऐसी कई बातें हैं कि जहां पर बड़े पैमाने पर जो डिफेक्ट्स मिलते हैं, वो डिफेक्ट्स सही माने में बचपन में पैदा हुए होते हैं, और इस कारण ये डिफेक्ट्स बड़े पैमाने पर लोगों पर बहुत परिणाम करते हैं। उसके पीछे का कारण होता है बचपन का। ये जो बातें हैं, उन बातों को समझने के लिए हमको बहुत बारीकियों में जाना पड़ेगा, और अभी हम जाएंगे। आज के जो अभिभावक हैं वो बहुत ही जागरूक हैं। माता पिता है, बच्चों को बहुत समय देते हैं, खुद पढ़े लिखे होते हैं, खास कर मिडिल क्लास फैमिलीज में। पहले ऐसा होता था कि हर माँ बाप को कम से कम 3, 4, 5 बच्चे होते थे। बच्चों के देने के लिए समय भी नहीं होता था। आजकल बच्चे कम पैमाने पर हम पैदा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे पैदा करते हैं। कई माँ बाप को तो एक ही बच्चा होता है। इसलिए बच्चे के लिए समय निकालना भी संभव है, बच्चे के परवरिश को महत्व देना भी संभव है, बच्चे के एजुकेशन से लेकर हर चीज पर हम बहुत बड़ा पैमाने पर खर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं, वो भी हमारे लिए संभव है। इसलिए आजकल के अभिभावक बच्चों के परवरिश के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक है। मैंने एक शब्द का उपयोग किया, बहुत ज्यादा जागरूक है। ये जो जागरूक है उसके कुछ फायदे भी हैं। फायदा यह है कि बच्चों की परवरिश जिस ढंग से होनी चाहिए उस ढंग से हो सके, यह अवसर आज के जमाने में प्राप्त हुआ है। 50 साल पहले क्या होता था? एक मां बाप को 5 से 6 बच्चे होते थे, कभी 4 होते थे, कम से कम 4 तो होते थे। धारणा ही यह थी कि बच्चे मर सकते हैं, इसलिए कम से कम 4 बच्चे तो होने चाहिए। ये 3 से लेकर 5-6 बच्चे तक होते थे। मां बाप को तो बिल्कुल अवसर नहीं मिलता था। मां दिन रात घर में काम करने वाली भी हो तो भी वो बच्चे की तरफ ध्यान देने के लिए उसके पास समय नहीं है। घर के सब काम उसको निपटाने हैं। बड़े बच्चे के साथ में छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, आसपास के बच्चों के साथ में पढ़ रहे हैं, किसी का उनके तरफ ठीक ढंग से ध्यान नहीं है। इस ढंग से बच्चे 50 साल के पहले पलते आए, उनकी परवरिश होती आई, बड़े होते आए। लेकिन अभी बहुत फर्क आया है। अभी माँ बाप बहुत ध्यान देते हैं। इसके बहुत फायदे हैं, अच्छे ढंग से परवरिश हो सके ये भी है फायदा, लेकिन उसका कुछ नुकसान भी है। पहले बच्चे अपने ढंग से पलते थे, खेलते रहते थे, गिरते थे, बार बार उठते थे, रोते थे, घंटों से रोते बैठते थे, खुद भी रूठ जाते, उनको संभालने के लिए कोई नहीं है, उनका रोना रोकने के लिए कोई नहीं है। सब बातें अपने आप काफी बातें सीखते थे, नेचुरली सीखते थे। आज कल हम ऐसा मानते हैं, कई माँ बाप ऐसा मानते हैं कि हम तो ब्रह्मदेव हैं, हम चाहे वैसे बच्चों को बना सकते हैं, उनकी परवरिश इस ढंग से कर सकते हैं कि हम चाहे वैसा उनका पूरा का पूरा भविष्य तय कर सकते हैं। हम इनको बहुत अच्छे इंजीनियर बना सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बना सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है। इसलिए फिर बचपन से हम उनका पूरा का पूरा जीवन नियंत्रित करना चाहते हैं। केवल नियंत्रित करना चाहते नहीं हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा प्रयास होता है कि उनका पूरा सुबह उठने से लेकर तो शाम को रात को सोने तक का जीवन उनका नियंत्रित करें। यह जीवन नियंत्रित करने के जो भी हमारी कोशिश होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें उनको हम पूरी तरह से बांध देते हैं। उनकी स्वतंत्रता, नेचुरली बढ़ने की उनकी जो क्षमता होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को हम रोक देते हैं। मित्रों, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चों के तरफ ध्यान नहीं है, वो अपने आप पल रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बहुत सुंदर अवसर होता है हमारे हाथ में, मिट्टी को आकार देने का अवसर होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये ध्यान में रखिए कि ये मिट्टी है, इसको केवल हम आकार दे सकते हैं।
मिट्टी को नहीं बना सकते हैं, मिट्टी तो मिट्टी है। इसलिए हम केवल उनको आकार दे सकते हैं, उनको दिशा दे सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, अच्छा अवसर दे सकते हैं, लेकिन बच्चे नेचुरली विकसित होते हैं, नेचुरली खिलते हैं, फूलते हैं, ये भी हमने समझना चाहिए। इसलिए दोनों चीजों का एक सुंदर कॉम्बिनेशन हमको करना पड़ेगा कि जो अवसर हमारे हाथ में आया है उसका तो हमें उपयोग करना है, लेकिन हम ब्रह्मदेव नहीं हैं, हम चाहे वैसे बच्चों को नहीं बना सकते हैं। उनका पूरा का पूरा भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व हमारे हाथ में नहीं है, केवल अच्छा अवसर उनको प्रदान करना हमारे हाथ में है। ये अगर बहुत अच्छे ढंग से हम समझ लेंगे तो इसमें से बच्चों का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, क्योंकि हमारी अतिरिक्त अपेक्षाएं नहीं बढ़ेगी। और इसलिए आगे चलकर ये अपेक्षा अगर हम पूरी नहीं कर पाए, यानी हमारे बच्चे पूरी नहीं कर पाए, तो हमारा अपेक्षा भंग भी नहीं होगा। इसलिए निराशा भी हमारे जीवन में नहीं आएगी। ये दोनों का एक सुंदर कॉम्बिनेशन हमको करना पड़ेगा। इसीलिए हम समझ लेंगे कि पेरेंटिंग का मतलब क्या है, परवरिश का मतलब बेसिकली क्या है। जन्म से तो सयाने बनने तक बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, उनका सहायक बनना, यानी उस प्रक्रिया का सहायक बनना, इसको कहते हैं पेरेंटिंग करना। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, बच्चा पैदा होता है उस क्षण से लेकर तो वो सयाना बनने तक, एडल्ट बनने तक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, ये चारों प्रकार का जो विकास होता है, उस विकास की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देना, सहायक बनना। अब इसका मतलब ठीक ढंग से हम समझ लेंगे। ये प्रक्रिया को आप बढ़ावा दे सकते हो, सहायक बन सकते हो। शारीरिक विकास नेचुरली होता है, सामाजिक विकास भी, मानसिक विकास भी नेचुरली होने की गुंजाइश होती है, बौद्धिक विकास भी नेचुरली होने की गुंजाइश होती है। यह विकास हम नहीं कर सकते हैं, केवल ये विकास की जो प्रक्रिया है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से हो ये विकास, ये प्रयास हम कर सकते हैं और उसके लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा दे सकते हैं। ये हमेशा, ये मर्यादा भी है और हमारा सामर्थ्य भी है। अभिभावक इस नाते से ये हमेशा हमने ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो बच्चे हैं उनको फूलने का, बढ़ने का, विकास का, खुलने का भी, स्वावलंबी बनने का भी अवसर हमने देना चाहिए। अब ये अवसर कैसे दिया जा सकता है, इसके लिए हमारा व्यक्तित्व कैसे बनता है, थोड़ा शुरुआत में हम समझ लेंगे। हालांकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो अपनी सीरीज है उसमें बहुत विस्तार से ये बात रखी गई, लेकिन मुझे ये मानकर चलना पड़ता है कि ये जो अभी पेरेंटिंग पार्ट 1 से लेकर सब सीरीज सुन रहे लोग, उन्होंने वो सुनी ही होगी, ऐसा नहीं है। और ये जब तक मैं ये बातें शुरुआत की रखूंगा नहीं, आगे की मेरी बातें आपके समझ में आएगी नहीं, इसलिए थोड़ा सा रिपीटेशन करना आवश्यक है। अब बच्चा पैदा कैसा होता है? स्त्री का अंडबीज और पुरुष का शुक्राणु मां के गर्भाशय में साथ में आता है, वो फलता है। साधारणतः 9 महीने के आसपास ये बच्चे का पूरा विकास होता है गर्भाशय के अंदर और बच्चा जन्म लेता है। जरूरी नहीं कि 9 महीने में ही उसका जन्म हो, कभी 8 महीने में भी हो सकता है, कभी 10 महीने में भी हो सकता है। लेकिन एक बार उसके ब्रेन का पूरी तरह से विकास होने के बाद अगर बच्चा जन्म लेता है तो एक नॉर्मल बच्चा कर जन्म लेता है। अब ये बच्चा जो जन्म लेता है, अब इसमें भी काफी चीजें हैं गर्भ संस्कार की। बच्चा जब पेट में होता है, गर्भ संस्कार, इस विषय पर मैं बहुत विस्तार से आपके सामने बातें रखूंगा, लेकिन अभी जो जरूरी बात है उसका उल्लेख कर आगे चलूंगा। बच्चा जब मां के पेट में होता है तो वो क्या सुन सकता है? क्या केवल मां की धड़कन, जब उसका कान डेवलप हो जाता है, सुनने की क्षमता डेवलप हो जाती है, वो केवल मां की धड़कन सुनता है।
आप जो बातें कर रहे हो वो नहीं सुनता है। घर में जो बातें मां सुन रही है उस कारण मां पर जो भी शारीरिक परिणाम होगा, अगर आसपास की बातें बहुत आनंददायी है, मां बहुत आनंद महसूस करती है, अपने आप को पॉजिटिव महसूस करती है, उस अवस्था में उसकी शारीरिक स्थिति जो होगी एक पॉजिटिव शारीरिक स्थिति होगी। इसका फायदा बच्चे को मिलेगा। लेकिन मां कुछ तो भी सुन रही है, किसी मंत्र को सुन रही है, कुछ तो भी पठन कर रही है, यह बच्चे तक नहीं पहुंचता है। मां की शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था के कारण पैदा हुई शारीरिक अवस्था, वो बच्चे के पेट के अंदर होते हुए, गर्भाशय में होते हुए परवरिश में रोल अदा करती है, लेकिन वो सुन नहीं सकता है, वो समझ नहीं सकता है आसपास की बात है। इसलिए गर्भ संस्कार बहुत मर्यादित तरीके से हो सकते हैं। मां की मनोवस्था का केवल एक शारीरिक परिणाम बच्चे पर होता है, बस वहीं तक होता है, इतना हम ध्यान में रखेंगे। सही माने में बच्चा समझना शुरू करता है वो पैदा होने के बाद। जैसे ही वो जन्म लेता है उसके बाद में सही माने में उसका व्यक्तित्व बनना शुरू होता है। अब क्या बच्चा प्राप्त करता है मां बाप से, जिसे हम आनुवंशिक तरीके से कहते हैं, हेरिडिटरी कहते हैं, क्या प्राप्त करता है? सभी शारीरिक बातें हमारे मां बाप से हमें हेरिडिटरी प्राप्त होती है, आनुवंशिक तरीके से प्राप्त होती है, मां बाप के जीन्स के जरिए प्राप्त होती है। जैसे कि हमारे शरीर का कलर है, चेहरे का कलर है, आंखों का कलर है, यह हमारे मां बाप के जीन से ही हमें प्राप्त होता है। हमारी ऊंचाई है या फिर दुबलापन है या फिर जाड़ापन है, यह भी मां बाप के जीन्स के ओर से ही हमें प्राप्त होता है। हमारे बाल है, बालों का कलर क्या होगा, करली हो गए या नॉर्मल हो गए, सुनहरे हो गए या काले हो गए, यह भी मां बाप के जीन्स की ओर से तय होता है। हमारा दिखना कैसा है, हम दिखने को हैंडसम है, स्मार्ट है, सुंदर है, नहीं है, कुरूप है, बेडौल है, यह भी मां बाप के जीन्स की ओर से तय होता है। अभी आपके दिमाग में शायद ये सवाल आएंगे कि कुछ माँ बाप काले होते हैं लेकिन उनका बच्चा गोरा होता है, ऐसा कैसा होगा? ये जीन्स के वो द्वारा ही होता है। माँ बाप काले हैं लेकिन माँ की जीन्स में कुछ गोरे लोग हैं, शायद मामा गोरा है, शायद माँ की माँ गोरी है, शायद माँ के पिताजी गोरे हैं, शायद माँ की माँ गोरी थी, या फिर पिताजी में से कोई पिताजी के घर का गोरा था। तो ये जो गोरेपन का जीन्स है वो पहुंच जाता है और इसलिए वो गोरा होता है। फिर आप सवाल पूछोगे कि माँ बाप के आंखें तो काली है लेकिन किसी बच्चे की आंखें एकदम से नीली है। ये अपवाद नहीं होता है, गलती से नहीं होता है। अक्सर ऐसा होता है कि माँ या बाप के हेरिडिटरी में किसी की आंखें नीली होती है, बाकी बच्चों में वो बात नहीं आती, लेकिन इस बच्चे में वो बात आ जाती है। जीन्स का सिलेक्शन जो होता है उस कारण ये इस ढंग से ये बातें होती है। लेकिन हमेशा याद रखिए, इसके बारे में आज दुनिया में 1% डाउट नहीं कि हमारी सभी की सभी शारीरिक बातें हमको केवल हेरिडिटरी प्राप्त होती है, आनुवंशिक पद्धति से प्राप्त होती है, हमारे माँ बाप के जीन्स के ओर से ही प्राप्त होती है। उसके बारे में कोई डाउट अभी बचा नहीं है। लेकिन जिसको हम कहते हैं हमारे गुण हैं, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, यह भी हमें हेरिडिटरी प्राप्त होती है। मैक्सिमम लोग मानते हैं कि हेरिडिटरी प्राप्त होती है, हमारे संस्कारों का यह हिस्सा है। यानी कई कथा कादंबरियों में, नॉवेल्स में हम देखते हैं, सुनते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं, ड्रामाज में देखते हैं, अच्छे बाप का बेटा बुरी जगह पलेगा तो भी अच्छा बनेगा, और बुरे बाप का बेटा अच्छी जगह पलेगा तो भी वो बुरा बनेगा। क्या यह संभव है? यह अपवादात्मक संभव है, लेकिन यह नियम नहीं हो सकता है। क्योंकि मित्रों, ये जो हमारे गुण होते हैं, व्यक्तित्व होता है, हमारी बुद्धि होती है, यह हमें हेरिडिटरी नहीं प्राप्त होती है। इसके बारे में 2 स्कूल्स हैं, ये विचारधारा ही 2 है, और ये केवल साइकोलॉजी के क्षेत्र में नहीं है, हर एक क्षेत्र में है।
हमारे भारत में जो डॉक्टरी व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं, एमबीबीएस तक या फिर आगे चलकर पढ़ते हैं, उनके दिमाग में ये फिट होता है कि इंसान के गुण और बुद्धि भी हेरिडिटरी होती है, क्योंकि उनकी पढ़ाई से यही बात उन तक पहुंचती है। इस विषय पर पूरे दुनिया में बहुत विस्तार से अभी अभ्यास हो चुका है। ये जो अनुवंश शास्त्र है, जिस क्षेत्र में इसका बहुत गहराई से अध्ययन होता है, उस क्षेत्र में संशोधन करने वाले कई व्यक्तियों से मैं बात कर चुका हूं। मुझे हर चीज के लिए बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है, और बात करने के बाद में ये बात ध्यान में आई कि वो लोग भी ये मानते हैं कि कुछ क्षमताएं होती है, जैसा कोई व्यक्ति बुद्धिमान बने एक क्षमता होती है, या फिर कोई व्यक्ति अच्छे गुण प्राप्त कर सके ऐसी क्षमताएं होती है, या फिर किसी का व्यक्तित्व अच्छा बने, कोई अच्छा गायन करे, अच्छा अभिनय करे, अच्छे ढंग से भाषण दे सके, ऐसी क्षमताएं उसमें हो सकती है। लेकिन जो हेरिडिटरी का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये जो स्कूल है, वो स्कूल भी कहती है कि ये क्षमता होने के बावजूद जब अगर आपको आसपास में उस ढंग का वातावरण मिलेगा, ये जो क्षमता उस बच्चे में है, एक क्षमता फूलने के लिए, खिलने के लिए अवसर मिलेगा, तो ही एक क्षमता उसमें आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, वो डोरमेंट अवस्था में गिरी रहेगी। यानी जो लोग हेरिडिटरी का समर्थन करने वाले हैं, उनका भी कहना ऐसा है कि अगर उसको वातावरण मिलेगा, संस्कार मिलेगा, खिलने का, फूलने का अवसर मिलेगा उस क्षमता के बारे में, तो ही वो क्षमता उसमें प्राप्त होगी। और दूसरी जो स्कूल है वो मानती है कि ये सभी जो बातें हैं, ये बातें जन्म के बाद ही इंसान संस्कारों के जरिए सीखता है और उसी के जरिए उसे प्राप्त होती है। उनका भी कहना करीब करीब यही है। इसलिए दोनों का जो एक मतलब निकलता है, ये मतलब मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो बच्चा होता है, जैसे कंप्यूटर में होता है, अभी हमारे ब्रेन पर से ही हमने कंप्यूटर तैयार किया है। ये कंप्यूटर की जो एनालॉगी है वो मैं ब्रेन के लिए अभी उपयोग में ला रहा हूं, ताकि हमको ये विषय ज़्यादा अच्छे ढंग से समझे। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि बच्चे का जो हार्डवेयर है, यानी ब्रेन है, वो हमारे गर्भाशय में माता जी के तैयार होता है। ये नेचर का जो कारखाना है, वर्कशॉप है, उसमें तैयार होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सॉफ्टवेयर इस ढंग से, उसके ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है वो करीबन ब्लैंक होता है। जैसे हम कोई भी बहुत अच्छी सीडी अगर लेकर आए मार्केट से, अच्छे क्वालिटी की है, ब्लैंक है, वो प्ले करे तो उसमें से हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। उस ढंग से हमारे ब्रेन की अवस्था होती है। बच्चा जब पैदा होता है तब सॉफ्टवेयर ब्लैंक होता है, लेकिन जन्म के क्षण से ही वो पांचों इंद्रियों का उपयोग करने का प्रयास शुरू करता है। ये 5 इंद्रिय उसको पहले से प्राप्त हुए हैं, गर्भाशय से ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनका उपयोग करना उसको सीखना पड़ता है। उसको सुनना सीखना पड़ता है, उसको चलना भी सीखना पड़ता है, उसको बांस लेना, सूंघना ये भी सीखना पड़ता है, उसको बोलना ये भी सीखना पड़ता है। और ये सभी 5 इंद्रियों का उपयोग आगे चलकर सीखता है। जैसे ही उसमें समझने की क्षमता आती है, सुनने की क्षमता आती है, देखने की क्षमता आती है, वैसे ही वो जो जो देखता है, जो जो सुनता है, 5 इंद्रियों के जरिए जो जो उस तक पहुंचता है, वो जैसे के वैसे स्वीकारता है। यानी भाई ये बात अच्छी है, इसको स्वीकारनी चाहिए, ये बात बुरी है, इसको नकारना चाहिए, ये अधिकार उसके पास पहले 5 सालों तक नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनका पूरा का पूरा ब्रेन एक खुले डिब्बे जैसा होता है कि इसमें कुछ भी जाकर गिर सकता है। आसपास में जो भी घटेगा वो पूरी की पूरी घटना वैसे के वैसे उस डिब्बे में जाकर गिरेगी, ब्रेन में जाकर गिरेगी। अच्छी होगी तो भी अंदर जाएगी, बुरी होगी तो भी अंदर जाएगी, और वो ब्रेन के अंदर प्रोग्राम होगी। तो पहले 5 साल तक इन बच्चों में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमने क्या स्वीकारना चाहिए, क्या नकारना चाहिए, ये अधिकार नेचर ने नहीं दिया है। और इसीलिए
अभिभावकों का रोल बहुत महत्व का हो जाता है। जो बच्चे की परवरिश करते हैं उन लोगों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये 5 सालों तक बच्चों का जो भी प्रोग्रामिंग होता है, जो उनका व्यक्तित्व बनता है, वो पूरी तरह से आसपास के वातावरण पर निर्भर होता है। और आसपास का वातावरण कंट्रोल करने का, मैनिपुलेट करने का या फिर उसको सही ढंग से रखने का सामर्थ्य इन अभिभावकों में या फिर उसके आसपास परवरिश करने वाले लोगों के हाथ में होता है। यानी इसका मतलब उसका पूरा का पूरा फाउंडेशन, व्यक्तित्व का फाउंडेशन जब होता है, उसका महत्व का समय हमारे हिस्से में होता है। और इसीलिए ये परवरिश बहुत महत्व की बात है। इस समय में बच्चे 2 तरीके से सीखते हैं। पहला तरीका होता है 5 इंद्रियों के माध्यम से, जो भी आसपास वो देखेंगे, सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, सूंघेंगे, टेस्ट कर कर देखेंगे, वो जैसे के वैसे स्वीकारते हैं। दूसरा, वो बड़ों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, इमिटेशन करने का प्रयास करते हैं। अब बड़े कौन? उनको जो भी बड़े लगेंगे। वो केवल माँ बाप का अनुकरण करते क्या? नहीं, माँ बाप का सबसे ज्यादा अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो बड़ी फिगर होती है, डेमी गॉड्स होते हैं उनके लिए माँ बाप। लेकिन वैसे ही वो घर में अगर ग्रैंड मदर है, ग्रैंडफादर है, मामा है, मौसी है और कोई है, रिश्तेदार है, उनका भी अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। केवल वहां तक बात सीमित नहीं होती है। घर में अगर कोई आने जाने वाले लोग हैं, ज्यादा समय घर में रहने वाले लोग हैं, उनका भी अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। कई बच्चे एक दूसरे के घर में खेलते हैं, वहां के लोगों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। इन शॉर्ट, वो जिन जिन लोगों को बड़ा मानते हैं उनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। यानी पहले 5-6 साल तक बच्चों का जो टोटल प्रोग्रामिंग होता है वो किस ढंग से होता है कि 5 इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव वो प्राप्त करते हैं, जो भी उनके आसपास में घटता है, उसके जरिए उनका प्रोग्रामिंग होता है। और बड़े लोगों का अनुकरण करने के प्रयास से भी उनका प्रोग्रामिंग होता है। ये 2 तरीके से शुरुआत के दिनों में उनके व्यक्तित्व का टोटल फाउंडेशन तैयार होता है। और यहां मां बाप का रोल बहुत महत्व का है, मेजर है। अब मित्रों, एक 5 साल के बाद साधारणतः 6 साल के आसपास नेचर उनको एक स्वतंत्रता बहाल करता है। क्या स्वीकारना है, क्या नहीं स्वीकारना है, इसका अधिकार बहाल करता है। लेकिन तब तक उनके हाथ में यह अधिकार नहीं होता है। अब उसमें भी दिक्कत ऐसी है कि 6 साल में जो भी अधिकार उनको प्राप्त होता है, जिसको साइकोलॉजी में क्रिटिकल फैकल्टी डेवलप होना ऐसा कहते हैं, यानी उनके ये जो डिब्बा है हमारे ब्रेन का, उसको ढक्कन आ जाता है। ये जो क्रिटिकल फैकल्टी है, डिब्बे का ढक्कन है, इसका उपयोग भी पहले 5 साल में हम पर जो संस्कार होते हैं उसके आधार पर हम कर सकते हैं। जैसे कि भाई ये अच्छी है तो इसको स्वीकारना चाहिए, ये बात बुरी है उसको नकारना चाहिए। तो मैं बुरी या अच्छी किस आधार पर तय करूंगा? पहले 5-6 सालों तक मुझ पर जो संस्कार हुए उसी के आधार पर तय करूंगा। इसलिए नेचर ने हमें 6 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद जो स्वतंत्रता बहाल की है, उसका भी उपयोग हम पहले 5 साल के संस्कारों के आधार पर कर सकते हैं। इसलिए पूरे दुनिया के साइकोलॉजिस्ट इस वक्त के परवरिश को बहुत महत्व देते हैं और कहते हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व का पूरा फाउंडेशन इस समय रखा जाता है, इसलिए इसको बहुत महत्व देकर बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। अब मित्रों, ये हम समझ लेंगे कि ये परवरिश में क्या क्या दिक्कतें आती है और इसमें क्या क्या हम फायदे भी उठा सकते हैं। हम कुछ उदाहरण लेंगे। अब ये उदाहरण आपको सीखने के लिए थोड़े उपयोगी सिद्ध होंगे, इसलिए ये कॉमन उदाहरण है। शायद आप में से कई लोगों ने अलग अलग ढंग से इसका अनुभव खुद लिया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बच्चे आग के बारे में क्या सीखते हैं। अब कई घरों में ठंडी के दिनों में अंगीठी जलाई जाती है। अब बच्चा देखने लग गया है, अब बच्चा अच्छे ढंग से सुनने लग गया है, लेकिन शायद अभी ठीक ढंग से बोल नहीं रहा है। अब वो खिसकने लग गया है, रेंगने लग गया है। उसे कोई भी चीज आकर्षित करती है।
और वो पूरे सृष्टि का ज्ञान ग्रहण करना चाहता है। जब भी कोई चीज उसे दिखेगी वो हाथ में पकड़ेगा, टच का आनंद लेगा, उसको सूंघ कर देखेगा, उसको बजा कर देखेगा उसमें आवाज आ रही कि नहीं। ये बच्चों की प्रवृत्ति होती है। अब अंगीठी घर में जलाई है, मां का ध्यान नहीं है, बच्चा अभी रेंगना शुरू किया है, उसको लाल लाल अंगारे बहुत आकर्षित लगते हैं। अभी आग तो बुझ गई है लेकिन अंगारे हैं। बच्चा जाता है, नजदीक पहुंचता है, मां को मालूम है मां बहुत दूर है, उसका ध्यान गया, अचानक देखती है कि अभी बच्चा अंगारों के पास पहुंच गया है, अभी वो हाथ लगाने ही वाला है। वो जानती है कि मैं दौड़ के गई तो भी उसको पकड़ नहीं सकती है, इसलिए जगह से ही चिल्लाती है, ए हाथ मत लगा, हाथ जल जाएंगे। वो अंगारे हैं, हाथ जलते हैं। तब तक बच्चा हाथ डाल देता है। जैसे ही हाथ को पकड़ता है, उसको यह भी मालूम नहीं कि अंगारों को हाथ लगाना है तो फट से हाथ लगा के निकालना चाहिए। जैसे ही हाथ लगाता है वो पकड़ता है आदत के अनुसार, जैसे ही पकड़ता है उसके हाथ जलते हैं, तुरंत छोड़ देता है, जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर माँ आती है, उसको पकड़ती है, उठाती है, उसके हाथ साफ करती है, जो भी मलम बलम लगाना है वो लगाती है, और उसके साथ में बात करते करते, ये बहुत अच्छी बात है, बच्चे को समझता या नहीं समझता इसका ध्यान न रखते हुए माँ उसके साथ बात करते रहती। अरे मैंने कहा था ना तुझे हाथ मत लगा, ये अंगारे है, इससे जलता है, ये आग होती है, आग से दूर रहना होता है, वगैरह वगैरह वो बातें करते रहती है। अब माँ जो बातें करती है वो उसको समझता नहीं है, ये अंगारे क्या प्रकार है उसको मालूम नहीं, क्योंकि भाषा अभी तक पूरी तरह से वो समझना शुरू नहीं किया है। लेकिन उसे दो बातें अनुभव से समझ में आती है। ये जो लाल लाल रंग के अंगारे होते हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं, आहा होते हैं, फिर दूर से ही वो अपना हाथ ऐसा करेगा। और दूसरी बात उसके ध्यान में आती है कि मां जब अचानक चिल्लाती है तो कोई तो भी डेंजर सिग्नल है, हमने जगह पर ही रुकना चाहिए। ये दो बातें इस अनुभव से वो सीखता है। इस ढंग से हमारे जीवन में हम एक एक बात सीखते जाते हैं। उसके बाद में अगर माँ कभी कभी उन अंगारों को जलाने के लिए या फिर जलते हुए अंगारों को सहलाने के लिए वहां पहुंचती है या फिर ठीक करने के लिए पहुंचती है तो यही जोर से चिल्लाता है, हाथ मत लगा, यानी उसको लगता है कि माँ का हाथ जलेगा, यानी ये ज्ञान तो उसने ग्रहण कर लिया है। मित्रों, हम जो भी संस्कार करते हैं जाने अनजाने में उसके अच्छे परिणाम भी निकल सकते हैं और बुरे परिणाम भी निकल सकते हैं। इसलिए हमको बहुत जागरूक रहकर ये संस्कार करने पड़ते हैं। अब हर बच्चा, हम इतनी सालों से 10 लाख सालों से पैदा हुए हैं इस नेचर में, यानी इस पृथ्वी पर हम 10 लाख सालों से चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हर बच्चे को चलना सीखना पड़ता है। बच्चा पैदा होने के बाद में चलना सीखता है, और हर बच्चा चलना सीखते वक्त कई बार पड़ता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलना सीखता है। यह हर व्यक्ति के जीवन में होता है। अब इसमें क्या होता है कि आजकल ने कई दिनों से, जब से इंसान को समझ में आ गया, बच्चों को चलने के लिए, आसान होने के लिए वो अलग अलग ढंग के साधन देते आया है। मराठी में जिसको गुड़गुड़ी कहा जाता है, अलग अलग शब्द है, पांगुड़गाड़ा है अच्छे मराठी में, जिसको हम इंग्लिश में वॉकर कहते हैं। अब ये पहले के वॉकर अलग ढंग के होते थे, 3 पहिए के होते थे, उसके आधार पर बच्चे खड़े होकर चलने की कोशिश करते थे, ज़्यादा गिरते थे। आजकल के वॉकर ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, कम गिरते हैं, कम पड़ते हैं, बच्चा गाड़ी जिसको हम कहते हैं। तो ये बच्चा गाड़ी है, वॉकर है, इसके जरिए बच्चे अभी चलना सीख रहे हैं। आप किसी भी ढंग का उसको वॉकर दीजिए, कभी ना कभी बच्चा गिरने वाला है, पड़ने वाला है, पढ़ने के बाद में रोने वाला है। ये तो कॉमन अनुभव है, हर बच्चे को ये सहन करना पड़ता है, उसके जीवन में होता ही है। अब इसको हम कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर काफी चीजें होती है। एक बच्चा है, वॉकर पर चलने की कोशिश कर रहा है, पड़ता है, जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है। मां की अवस्था बहुत बुरी है, मां को रात दिन काम करने पड़ते हैं, घर में उसकी कोई सहायता करने के लिए नहीं है। हर व्यक्ति उसके बारे में भला बुरा कहते रहता है, सास हमेशा उसको टोकते रहती है, पति भी उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता है, ना वो अपने सास को कभी उल्टा जवाब दे सकती है, ना ही वो पति के साथ में झगड़ सकती है।
ऐसी अवस्था में वो स्त्री बहुत दुखी है, बहुत डिप्रेस है, रात दिन काम कर रही है, बच्चे को तरफ ध्यान देने के लिए उसको सही मायने में अवसर नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चा जब पढ़ता है, रोने लगता है, तो उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि बच्चे के प्रति तो उसका प्रेम है, असीम प्रेम है। लेकिन अपना दुख वो अलग ढंग से व्यक्त करती है। चिल्लाते चिल्लाते आएगी, उसको बोलेगी मैंने तुझे कहा था ना जगह से हिल मत। बार बार कोशिश करता है चलने की, गिरता है, पड़ता है, रोता है, एक जोर से सा थापड़ रसीद कर देती है, और थापड़ रसीद करने के बाद में बोलती है ऐसा ही तू जिंदगी भर पढ़ते रहेगा और रोते रहेगा। अब ये कई बार माएँ करती है। मैंने कम से कम 8-10 बार ये प्रसंग देखे, आपने शायद मुझसे ज्यादा प्रसंग देखे होंगे। ये एवरेज मां की प्रतिक्रिया हो सकती है अगर उसकी मनस्थिति ठीक नहीं है तो। अब ये प्रसंग इस बच्चे के जीवन में अगर 3-4 बार 5 बार रिपीट हो गया तो उसके दिमाग में ये जो वाक्य है, जिंदगी भर तू पढ़ते रहे, रोते रहे, या फिर तू जिंदगी भर पढ़ते रहेगा और रोते रहेगा, ये उसके दिमाग में जाकर फिट बैठता है। और मित्रों, व्यक्तित्व के क्षेत्र में एक वाक्य हमेशा याद रखने को मैंने कहा था, उसको फिर से मैं रिपीट करूंगा। हम अपने आप को जैसे अंदर से समझते हैं वैसे ही दिनों ब दिन हम होते जाते हैं। जैसे हम अपने आप को अंदर से समझते हैं वैसे ही दिन ब दिन हम होते जाते हैं। ये हमेशा याद रखें। अब यहां पर इस व्यक्ति के दिमाग में फिट बैठ गया, क्या बैठ गया कि मैं हमेशा पढ़ने वाला हूं और रोने वाला हूं, और आगे चलकर उसकी परवरिश जो हुई वो इसी ढंग से होते रही, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। अब ये बच्चा जवान बना है, कॉलेज में सीख रहा है, और कॉलेज में सीखते वक्त शायद उसका किसी लड़की ने ध्यान बहुत आकृष्ट कर लिया, लड़की दिखने को बहुत सुंदर है, ये मन ही मन उससे प्रेम करने लग गया। अब इसका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि अपने आप को तो ये बहुत कम आंकता है, इसलिए जाकर उसके साथ में बात करने की इसकी हिम्मत नहीं है, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। मन ही मन उससे प्रेम करता है, मन ही मन उसके बारे में लिखता है, कविताएं लिखता है, लेटर्स लिखता है, लेकिन उसको भेजने की कभी हिम्मत नहीं करता है, और मन ही मन प्रेम करने लग गया। कुछ दिनों बाद इसे पता चलता है कि ये लड़की और किसी से प्रेम कर रही है, और दोनों खुलकर प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे को इजहार कर रहे हैं। इसको बहुत दुख होता है, इसका प्रेम भंग होता है। प्रेम भंग होने के बाद में ये लड़का रात दिन अपने मन ही मन रोते रहता है। उसको पूरा देवदास ध्यान में आता है। देवदास उसने कई बार देखा है, देवदास उसकी बहुत फेमस नॉवेल भी है और फिल्म भी है। सहगल का भी देवदास देखा है, दिलीप कुमार भी देवदास देखा है, और उसके बाद में शाहरुख का भी देवदास देखा है। फिर वो अपने आप दिन रात रोते रहता है। मुकेश और सहगल की सब बहुत ही निराशाजनक जो भी गाने होंगे वो सुनते रहता है। रात दिन मेरा दिल, मेरे दिल के टुकड़े, ऐसा अपने आप को बोलते रहता है, और एक निराशावादी व्यक्तित्व और ज्यादा निराशावादी बनते जाता है। आगे चलकर इससे बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए शायद वो फिर देवदास का अनुकरण करेगा, शराब पिएगा, अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर लेगा। अब देवदास ये इंसान के जीवन का तो अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन ये उसको आदर्श मानेगा। मेरा प्रेम बहुत महान है, मैं बहुत प्रेम करता हूं, जितना मैंने प्रेम उस लड़की से किया है दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, और ये प्रूव करने के लिए अपने आप को बर्बाद करते जाएगा, और हो सकता है कि कल इसी अवस्था में अपने आप को खत्म भी कर लेगा, या फिर जिंदा भी रहेगा तो जिंदगी भर रोते रोते जिए रहेगा। ये परिणाम होगा। ऐसे कई व्यक्ति हमारे जीवन में होते हैं, हमको पता नहीं चलता, लेकिन उनसे बात करने के बाद में पता चलता है। उनसे पूछो आपको लगता है ये ठीक ठाक व्यक्ति है, अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है, इसका पगार भी अच्छा है,
घर भी अच्छा दिख रहा है, बेबी भी अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, अच्छा जी रहा होगा। आपने उनके साथ में संवाद शुरू किया और पूछा कैसा क्या है, क्या बोल रही है जिंदगी? अरे क्या बोलूं, जीना बहुत हराम हो गया है। मेरे ऑफिस का बॉस इतना नालायक है कि रात दिन मुझे कुछ बोलते रहता है, ऐसा करता है, मेरा अपमान करता है, जीना दुभर हो गया, ऐसा लगता है नौकरी छोड़ दो। हम शायद बोलेंगे कि जाने दो, बॉस शायद नालायक है, लेकिन घर तो बहुत अच्छा है ना, पत्नी बहुत अच्छी। क्या बात कर रहे हो, पत्नी अच्छी है? अरे पत्नी ऐसी है, रात दिन टोकते रहती है, रात दिन झगड़ते रहती है, ऐसा करते रहती है, वैसा करते रहती है, जीना दूभर हो गया। बच्चे, अरे बच्चे, ऐसे बच्चे तो किसी को पैदा ना हो अच्छा होता, मेरे नसीब में ऐसे बच्चे आए हैं। यानी ये ऐसा बुरा है, वो वैसा बुरा है, वो वैसा बुरा है, और अंदर से मैं इतना बुरा हूँ। इस ढंग से एक नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति इसमें से आगे चलकर पनपते हैं। इसलिए मित्रों, ये जो हमारा शुरुआत के दिनों के अनुभव होते हैं और संस्कार होते हैं, ये बहुत महत्व के माने जाते हैं। इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि पूरे जिंदगी के अपने पर्सनालिटी के ट्रेट्स उसमें से निर्माण हो सकते हैं। इसलिए अभी यही अनुभव अगर अलग ढंग से हुआ तो हर बच्चा पढ़ता ही है अपने जीवन में। ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जो पढ़ता नहीं है, रोता नहीं है। बच्चा पड़ा है, वॉकर चलाते चलाते रोने लग गया है, उसकी माँ आई। ये माँ की मनस्थिति बहुत अच्छी है, घर का वातावरण बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं तो माँ के बारे में और भी खासियत है, उसको बच्चों को कैसे संभालना है इसके बारे में काफी अच्छे ढंग से जानकारी है। जैसे ही बच्चा गिरता है, पड़ता है, रोने लगता है, माँ दौड़ के आती है, उसको उठाती है। उठाने के बाद में वो उसका ध्यान ऐसी चीजों की तरफ आकृष्ट करना चाहती है कि जिससे बच्चा थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। शायद आवाज करने वाले कुछ अलग अलग साधन होते हैं, उसकी तरफ उसका ध्यान खींचती है। पंछी होते हैं, उनकी तरफ ध्यान खींचती है। शायद उसके कुछ अच्छे खेलने हैं जो उसको बहुत पसंद है, उसकी तरफ उसका ध्यान खींचती है। और ये बच्चा ये नई चीजों में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेता है कि थोड़ी ही समय में वो अपना रोना भूल जाता है, हंसने लगता है। ये हंसने वाले लड़के को मां फिर से उसी वॉकर पर खड़ी करती है, 2-4 कदम चलने के लिए उसको मदद करती है और बाद में उसको छोड़ देती है। अब ये बच्चा घूम रहा है, वॉकर चला रहा है, हंस रहा है, हंसते हंसते वॉकर चला रहा है। अब इस पर ये अगर 4-5 बार यही प्रसंग अगर रिपीट हो जाए तो क्या परिणाम होगा? उसे 2 चीजें ध्यान में आएगी। जब भी मेरे जीवन में कोई कठिनाई आती है, मेरे जीवन में कोई दुख का प्रसंग आता है, मुझे कभी वेदना होती है, मैं रोने लगता हूं, उस समय अगर बहुत आनंद देने वाली चीजों की तरफ मैंने अपना ध्यान आकृष्ट किया तो मैं रोना भूल जाता हूं, अपना दुख भूल जाता हूं, अपनी वेदना भूल जाता हूं, हंसने लगता हूं। और जो कृति करते वक्त मैं असफल हुआ था, वही कृति आगे चलकर मैं सफलता से पूरी तरह से निभा सकता हूं, कर सकता हूं। अब इसके जीवन में आगे चलकर ऐसा व्यक्तित्व इसमें से निर्माण होगा कि जो एक पॉजिटिव व्यक्तित्व होगा, गिरने के बाद भी उठने की क्षमता होने वाला व्यक्तित्व होगा, हमेशा यश की तरफ चलने वाला व्यक्तित्व होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर यही प्रसंग हुए, समझो ये कॉलेज में पढ़ रहा है, ये भी किसी लड़की से प्यार करने लग गया, मन ही मन प्यार करता है, कहना चाहता है लेकिन कहने के पहले ही उसको पता चल गया कि ये लड़की दूसरी किसी सिरे से प्यार कर रही है। इसे बहुत दुख होगा क्योंकि मन से प्यार कर रहा है, दिल से प्यार कर रहा है। दुख होगा लेकिन अपने आप को वो समझाएगा, ठीक है भाई, वो और किसी से प्यार करती है, उसका अधिकार है, उसके अधिकार का मैंने सम्मान करना चाहिए, आदर रखना चाहिए। ठीक है, मुझे बहुत लगा, उससे मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है अभी, ये भूल जाना चाहिए मैंने। वो अपने आप को समझाएगा, बिल्कुल रोते बिलखते नहीं बैठेगा, मुकेश और सहगल की रोतलू गाने नहीं सुनते रहेगा, और ठीक ढंग से अपने आप को समझाकर अपना पूरा का पूरा ध्यान दूसरी अच्छी चीजों की तरफ डाइवर्ट करेगा। यह भी हो सकता है कि जब थोड़ा उसकी निराशा झटक दी उसने पूरी तरह से, इसके बाहर आ गया, तो फिर अपना एंटेना बाहर निकालेगा और अपने लायक कोई मिलता है क्या ढूंढेगा। जिंदगी भर देवदास जैसा रोते बैठेगा नहीं।
हाय पारो हाय चंद्रमुखी करते करते पूरी अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। क्योंकि अपने जीवन में जो भी असफलता आती है, उस असफलता पर किस ढंग से मैंने विजय प्राप्त करनी है उसको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। उसके जीवन में जो भी असफलता आती है वो उसको हर्डल समझता है, मामूली हर्डल समझता है, और उसके ऊपर हमेशा मैंने मात करनी चाहिए, विजय प्राप्त करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में कभी चलते हैं, चलते चलते रास्ते में समझो पैर खिसक गया, गिर गए। अब जब भी कोई व्यक्ति समझो रास्ते पर चलते चलते गिरा तो हम क्या करेंगे? आम आसपास के इंसान उसको हंसने लगते हैं। अब सब लोग हंस रहे हैं, ये व्यक्ति गिरा है। गिरने के बाद में ये बहुत अच्छे ढंग से उठता है, अपने कपड़े झटकता है, कपड़े साफ करने के बाद लोगों की तरफ देखता है, हंसने वाले लोगों की तरफ देखकर इतना सुंदर स्माइल करता है कि लोगों को लगता है कि अपने मुंह पर इसने एक तमाचा जड़ दिया, और जैसा कुछ हुआ ही नहीं इस ढंग से चलना शुरू कर देता है। यह व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है उसके जीवन में कि जो भी अपयश आएगा, जो भी कम ज्यादा कुछ अपने जीवन में होगा, जो भी पराजय आएगा, जो भी दुख की बातें आएगी, उससे बिल्कुल विचलित नहीं होना, रास्ते से चलते चलना, जो गड्ढे हैं उसको टालते रहना, जो अपयश है उसको हर्डल मानना और आगे चलना, उसको क्रॉस कर कर। इस ढंग से हमेशा विजय प्राप्त करने की दिशा में ये लोग चलते हैं। और इसीलिए मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सीरीज में कहा था कि हिप्पोक्रेटस, जिसके नाम से डॉक्टर लोग शपथ लेकर अपने व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, उसने 2400 साल पहले कहा था कि इंसान का यश और अपयश, दुख और आनंद उसके दिमाग में से ही निर्माण होता है और उसके जीवन में उसको बाद में प्राप्त होता है। तो इतने जीवन के, व्यक्तित्व के ट्रेट्स हमारे शुरुआत के दिनों में निर्माण हो सकते हैं। इसलिए बहुत जागरूकता से इन दिनों में हमको संस्कार करने पड़ते हैं। ये हमने बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश की है। अब मित्रों, थोड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं, उनको अभी भाषा की अच्छे ढंग से समझ आई है। ऐसे दिनों में हम क्या संस्कार करते हैं? कभी कभी हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे संस्कार उन पर कर रहे हैं, लेकिन उसमें से क्या पैदा होता है? अब जैसा बच्चा KG1 में गया, अब घर में तो चर्चा होती है, उसके स्कूल के एडमिशन के लिए कितना पैसा खर्च किया है इसकी चर्चा होती है, उसको स्कूल में ले जाने के लिए जो बस आती है उसके लिए कितना पैसा माँ बाप को पे करना पड़ता है, ये भी वो सुनते रहता है। अब KG1 की उनकी जो कोई एग्जाम है वो है, माँ कहती है कि बेटा आज तुम्हारी एग्जाम है, तो ऐसा करो, भगवान के पास जाओ, भगवान के सामने हाथ जोड़ो, भगवान को कहो कि भगवान ये एग्जाम मुझे बहुत अच्छे ढंग से पास होने दो, पास होने के बाद मैं 11 रुपए के पेड़े चढ़ाऊंगा। कुछ मां बोलेगी 101 रुपए के पेड़े चढ़ाऊंगा। अब मां को लगता है, माता पिता को लगता है, घर के लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छा संस्कार इस बच्चे पर कर रहे हैं। अब ये बच्चा जाता है, हाथ जोड़ता है, भगवान से विनती करता है कि मेरी एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से मुझे पास होने दो, पास होने के बाद मैं तुमको 11 रुपए के पेड़े चढ़ाऊंगा। बच्चा KG1 की एग्जाम पास होने के बाद में सही में उसके हाथ से माँ 11 रुपए के या फिर 101 रुपए के पेड़े चढ़ाती है। यह संस्कार का परिणाम क्या होता है? बच्चे को मालूम है कि ये KG1 के लिए मेरे माँ बाप ने इतना डोनेशन दिया है या फिर इतनी फीस दी है, स्कूल में ले जाने के लिए मुझे जो बस आती है उसके भी इतने पैसे देने पड़ते हैं, बाकी भी इतने खर्चे हैं। यानी साल में 20-25 हजार लेकर तो 1 लाख तक का या 2 लाख तक का खर्चा हो चुका है। और भगवान को अगर मैं प्रार्थना करता हूं तो इसकी जो परीक्षा होती है वो पास करने के लिए मुझे 11 रुपए में भगवान पास कर देता है। अब ये बच्चा बड़ा होगा, कल जाकर शायद बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा,
कॉन्ट्रैक्टर बनेगा। उसको 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट सैंक्शन करने के लिए वहां का जो अफसर है वो उसको 5 लाख रुपए मांगता है। जब 20,000 से 1 लाख रुपए का एजुकेशन का खर्चा जिस पर उसको करना था, उसके माँ बाप ने किया था, वो पास करने के लिए भगवान को 11 रुपए देने की जिसको आदत गिरी है, वो बच्चा 5 लाख रुपए आसानी से दे देगा। उसको ये भ्रष्टाचार भी नहीं लगेगा, ये तो प्रसाद चढ़ाना है, ऐसा उसको लगेगा। इसीलिए हमारे देश में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर होता है, धर्म उसको रोक नहीं पाया है। उल्टा धर्म और भ्रष्टाचार साथ में चलते हुए हमारे देश में हमको दिखते हैं, क्योंकि ये गलत तरीके से ये संस्कार हम करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब धार्मिक संस्कार नहीं करने चाहिए क्या? मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी संस्कार आप करेंगे उसके परिणाम क्या होते हैं ये सोच कर कीजिए। अभी किसी को अगर धार्मिक संस्कार करना महत्व का लगता ही है तो इस ढंग से किए जा सकते हैं ना। मां बच्चे को बोले कि जा भगवान से प्रार्थना कर, मन एकाग्र कर, भगवान से बोल कि मैंने जो जो अभी तक पढ़ाई की है वो मुझे ठीक ढंग से याद आएगी, परीक्षा में बहुत अच्छे ढंग से मैं लिखूंगा और बहुत अच्छे ढंग से मैं पास होऊंगा, ये आशीर्वाद मुझे दे। उसके साथ में 11 रुपए के पेड़े वगैरह ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो अगर बच्चा जाता है वहां इसी ढंग से प्रार्थना करता है कि मैंने जो जो अभी तक अभ्यास किया है, स्टडी किया है, वो मुझे ठीक ढंग से याद आएगा, सभी का सभी अभ्यास ठीक ढंग से मैं परीक्षा में सवालों का जवाब लिखते हुए लिखूंगा और अच्छे ढंग से पास होऊंगा, मुझे तू अच्छे ढंग से पास कर ले, ये आशीर्वाद दे। ये बच्चा कभी भी सौदेबाजी नहीं करना सीखेगा। उसको मालूम है मैंने अभ्यास किया है तो मुझे याद आएगा। और जब एकाग्रता से कोई प्रार्थना करता है तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे ढंग से काम करता है, आपकी मेमोरी अच्छे ढंग से काम करती है, ये साइंस भी है। तो यहां कोई गलत बात आप नहीं बोल रहे हो, आशीर्वाद ठीक है। तो इस ढंग से अगर संस्कार करेगा तो ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री उसमें से नहीं निर्माण होगी। इसलिए सभी संस्कार करते वक्त इसके क्या परिणाम हो सकते हैं इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। परिणाम क्या होता है मालूम है ऐसे संस्कारों का? हमको लगता है कि हम अपने बच्चों पर बहुत अच्छे संस्कार कर रहे हैं, लेकिन भगवान को यह चढ़ावा चढ़ाओ और जीवन में यश प्राप्त करो, परीक्षा प्राप्त करो, यानी परीक्षा का यश प्राप्त करो, नौकरी प्राप्त करो, एक आधा ठेका कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करो, अच्छी पत्नी प्राप्त करो, कोई भी अच्छा काम प्राप्त करने के लिए भगवान के साथ में सौदेबाजी, ज्यादा अच्छा प्राप्त करने के लिए बड़ी सौदेबाजी, 10,000 रुपए की बड़ी पूजा या बड़ा यज्ञ 50,000 रुपए का। अब तो मंदिरों में हमको कहा ही जाता है कि आप ये पूजा करोगे तो ये फायदा मिलेगा और इतनी पूजा करोगे 50,000 की तो ये फायदा मिलेगा, वगैरह वगैरह। जितनी ज्यादा पैसे दोगे उतने भगवान तुमको ज्यादा मेहरबानी देगा। और आगे चलकर इसका परिणाम ऐसा होता है कि हम भगवान को खरीदना सीखते हैं। सही में हमको लगता है कि हम भगवान को खरीद सकते हैं किसी पुजारी के माध्यम से, किसी बाबा के माध्यम से, और उसका परिणाम ऐसा होता है कि आगे चलकर भ्रष्टाचार हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए भारत में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार आपको दिखता है, इतने धार्मिक लोग होने के बावजूद। उसके पीछे का ये कारण है, क्योंकि भ्रष्टाचार करना हम बचपन से सीख जाते हैं जाने अनजाने में, उसमें हमें कोई बुरी बात नहीं लगती है। फिर आगे चलकर हम पाप करो तो फिर अपने पाप धोने के लिए गंगा में डुबकी लगाओ। गंगा में डुबकी लगाने से आपके पाप कैसे धोए जाएंगे? आपने जो गलतियां की हैं उसके परिणाम तो आपको भुगतने हैं। उसका परिणाम यही हो सकता है कि मेरे जीवन में हमने गलती की तो दोबारा हम ये गलती नहीं करेंगे, ये सीखना उसमें से यही संभव है, वही केवल अच्छी बात है। लेकिन हम वो न करते हुए गंगा में डुबकी लगाओ, पाप धो डालो, पाप धोने के बाद में फिर पाप करो, फिर डुबकी लगाओ, डुबकी लगवाने के बाद में फिर से पाप करो, या फिर ब्राह्मण को दक्षिणा दो, या फिर गाय को चारा खिलाओ। इसमें से पाप करो और मुक्त हो जाओ और फिर पाप करो, यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
सही माने में यह प्रक्रिया क्यों शुरू हुई होगी कि भाई आपके जीवन में अगर कोई गलती हो जाती है, पाप अगर गलती से हो जाता है, तो इंसान को यह अवसर होना चाहिए, वाल्या का वाल्मीकि बनने की उसके जीवन में अवसर होना चाहिए। इसलिए भाई मेरे हाथ से गलती हो गई, मैंने पाप किया, लेकिन आज के बाद मैं कभी पाप नहीं करूंगा, हमेशा पुण्य का कार्य करूंगा, ऐसा तय करना और उस ढंग से उस इंसान ने जीने की कोशिश करना। इसलिए शायद ये कन्फेशन की प्रक्रिया है, ये शुरू हुई। लेकिन उसका रूपांतरण कैसा हुआ कि पाप करो, धो डालो, फिर से पाप करने के लिए मुक्त हो जाओ, ज्यादा पाप करो, फिर ज्यादा धो डालो, फिर और पाप करने के लिए मुक्त हो जाओ। साइकोलॉजी हमेशा इस ढंग से काम करती है, वो टू वे काम करती है, और उसका इस ढंग से गंदा उपयोग हमारे जीवन में हमने कर लिया। तो ये सभी संस्कार करते वक्त, धार्मिक संस्कार करते वक्त भी वो एक अच्छा नागरिक बने, अच्छा धार्मिक व्यक्ति बने, इसके साथ में अच्छा नागरिक भी बने, अच्छा देश का नागरिक बने, समाज का अच्छा इंसान बने, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और उस ढंग से हमको बच्चों पर, जो भी बच्चों की परवरिश हम करने वाले हैं, करते आए हैं, कर रहे थे, उसके बारे में सोचकर हमें संस्कार करने पड़ेंगे। अब मित्रों, कभी कभी कुछ परंपरागत बातें हैं, जैसे कि एक बच्चा है, चलते चलते गिर पड़ा, रोने लग गया, मां आती है, जहां वो गिरा उस जमीन पर 2-4 लात मारती है, फिर कहती है तूने जमीन ने मारा ना, ठीक है मैंने अब जमीन को मार दिया। बच्चा हंसने लगता है, शायद उसकी वेदना कम होती है, इस जमीन ने मुझे गिराया, उस जमीन को मां ने मारा, पीटा, लाठें मारी, अब मैं मुक्त हो गया, या फिर मुझे अच्छा लगा। अब ये बच्चे को शायद उस वक्त ठीक लगता है, मां को भी लगता है कि बच्चा थोड़ा सा ज्यादा रो रहा था, थोड़ा सा खुश हो गया, या फिर उसके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ गई। लेकिन इसमें से क्या संदेश जाता है? अब बच्चा जमीन पर चलते चलते ठीक ढंग से उसने देखा नहीं, इसलिए वो गिरा है। दोष किसको दे रहा है? वो जमीन को दे रहा है, क्योंकि मां ने ऐसा कहा है, मां ने उसके दिमाग में डाल दिया कि ये जमीन गलत थी इसलिए तू गिर गया। आगे चलकर आपके अपने जीवन में वो खुद की गलती कभी स्वीकारेगा नहीं। जो भी वो गलती करेगा, वो कहीं ना कहीं किसी ने गलती की है ऐसा दूसरे व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करेगा जिस पर वो गलती थोप सके। खुद की गलती कभी स्वीकारेगा नहीं। इसलिए यहां पर शायद मां को ऐसा लगता है कि उस समय मैंने समय निभा लिया, बच्चा हंसने लग गया, उसका ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ मैंने भटका दिया, जो भी वेदना उसको हो रही थी, दुख हो रहा था, उससे बाहर मैंने निकाला है। लेकिन यहाँ तक ये बात सीमित नहीं रहती है, ये बच्चा सीख जाता है और बहुत बुरी तरह से सीखता है कि जब भी मेरा दोष हो, इसके बावजूद दूसरों पर दोष थोपा जा सकता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में, जो बच्चों के बारे में या बच्चों के साथ में हम बात करते हैं, बोलते हैं, उन पर संस्कार करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त कैसे परिणाम हो गए इसके बारे में हमने सोचना चाहिए और उस ढंग से हमने परवरिश करने के तरीके ढूंढने चाहिए। और एक उदाहरण दूंगा जो थोड़ा सा धार्मिक उदाहरण है और आजकल करीबन सभी घरों में चलता है और अभी तुरंत होने वाला है, क्योंकि अभी क्रिसमस आने वाला है। आजकल हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में बहुत पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, वहाँ इंग्लिश वातावरण खड़ा करने के लिए क्रिसमस को बहुत महत्व दिया जाता है, चाहे बच्चा किसी भी धर्म का हो। हालांकि आजकल के स्कूलों में सभी धर्मों के त्योहार बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। क्रिसमस के दिनों में यह मान्यता है कि सांता क्लॉज आता है 24 दिसंबर की रात को या फिर 25 दिसंबर की सुबह को। और ये सांता क्लॉज जो नॉर्थ पोल में रहता है, रेनडियर पर बैठकर आता है, ये हर बच्चे को उसके अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उनको प्राइजेस देता है। जो बच्चा अच्छा बर्ताव करने वाला होगा, अच्छा होगा, उसको वो टॉयज देता है, कैंडीज देता है। जो बच्चा बैड बर्ताव करने वाला होगा, मिसबिहेव करने वाला होगा, बुरा होगा, उसको कोयला देता है, कोल देता है।
ये मान्यता है। माँ बाप भी इस मान्यता का बहुत अच्छे ढंग से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। 24 के पहले या 24 तारीख को ही एक आधा अच्छा टॉय लेके आते हैं या फिर कैंडी का डिब्बा लेकर आते हैं, पहले कहीं छुपा कर रखते हैं, उसको अच्छे ढंग से सजाते हैं, और जब बच्चा 24 के रात को सो जाएगा तब उसके पास में, जहां वो सोया है उसके पास में उस डिब्बे को रख देते हैं। जैसे ही बच्चा सुबह उठता है वो देखता है कि वहां कैंडी का एक डिब्बा है या फिर टॉय का डिब्बा है। उसको तो पहले मालूम नहीं उस डिब्बे में क्या है। उसकी अपेक्षा है, उसको कहा जाता है, स्कूल में कहा जाता है, हर जगह कहा जाता है, उसकी अपेक्षा है कि जब 25 तारीख को मैं सुबह उठूंगा तो मुझे सांता क्लॉज ने कुछ तो भी दिया है। जैसे ही बच्चा उठता है सबसे वो पहली ओर देखता है, कहीं आसपास देखता है और उसको दिखता है डिब्बा। जैसे ही वो बख्शिश उसको देखता है, वो प्राइज उसको देखता है, खुश हो जाता है, बहुत आनंद से चिल्ला चिल्ला कर माँ बाप को कहता है कि मुझे सांता क्लॉज ने ये दिया, और बाद में उसको खोलता है और बहुत आनंदित हो जाता है। फिर माँ बाप शायद उसके साथ में जोड़ देते, देख तू अच्छा बच्चा है ना, अच्छा बर्ताव करता है ना, सबसे अच्छा रहता है ना, अच्छी पढ़ाई करता है ना, इसलिए तुझे सांता क्लॉज ने ये टॉय दिया है। माँ बाप को लगता है कितना सुंदर संस्कार हमने किया। थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद, सब आसपास के बच्चे इकट्ठा होते हैं। हर बच्चे को सांता क्लॉज ने टॉय दिया है या फिर कोई कैंडी दिया है या फिर कोई और चीज दी है। सब बच्चे एक दूसरे को बता रहे हैं अपने टॉयज। उसमें एक बच्चा है जो हमेशा बुरा बर्ताव करता है, बाकी बच्चों को मारता पीटता है, बाकी बच्चों की चीजें यानी खींच लेता है, उनको नहीं खाने देता ठीक ढंग से। कोई अगर कुछ खा रहा है, कभी कैंडी खा रहा है तो उसके मुंह से निकालेगा, नीचे डाल देगा जमीन में, ऐसा काम करेगा, कारण न होते बच्चों को पीटेगा। ऐसा बच्चा है, लेकिन बहुत अमीर बच्चा है। उसके माँ बाप ने भी उसके लिए एक बहुत अच्छा टॉय खरीदा है, महंगा टॉय है जिसमें वो बैठ सकता है, चल सकता है। सब बच्चे देखते हैं कि अपने अपने टॉयज हैं, इस बच्चे के पास में इतना बड़ा टॉय है। उनके दिमाग में क्या आएगा? उनके दिमाग में आएगा कि सांता क्लॉज इसको बहुत अच्छा लड़का समझता है, इसलिए इतना बड़ा टॉय उसको दिया है। हमारे तो टॉयज छोटे 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 टॉयज है। ये जो बच्चा करता है वो अच्छा बर्ताव है, क्योंकि मान्यता क्या उनको सिखाई गई कि जो बच्चे अच्छे बिहेव करने वाले होते हैं, सांता क्लॉज को पसंद आते हैं, उनको सांता क्लॉज टॉयज भेंट देता है। जो बच्चे बुरे होते हैं, मिसबिहेव करने वाले होते हैं, उनको कोयला भेंट देता है। अब यहां तो उसको कोयला नहीं मिला है, बड़ा टॉय मिला है। बाकी बच्चों के दिमाग पर असर क्या होगा कि ये इतना बुरा बर्ताव करने वाला जिसको हम समझते हैं, वो सांता क्लॉज को इतना प्रिय है कि सांता क्लॉज ने इतना बड़ा टॉय दिया है। अब वो उसका अनुकरण करने की कोशिश नहीं करेंगे ताकि सांता क्लॉज ने हमको भी बड़ा टॉय देना चाहिए। इसके जैसा बर्ताव करना सांता क्लॉज को ज्यादा पसंद है। तो मित्रों, ये संस्कार करते वक्त हमको बहुत जागरूक रहकर संस्कार करने पड़ते हैं। अब जब ये बच्चे आकर अपने माँ बाप से पूछेंगे, शायद एक आधा बच्चा पूछेगा कि वो तो इतना बुरा बर्ताव करने वाला लड़का है, फिर उसको ऐसा कैसा टॉय दिया, इतना बड़ा टॉय सांता क्लॉज ने कैसा दिया, ये सवाल पूछेगा। तब माँ बाप की बहुत दिक्कत हो जाएगी। माँ बाप तो ये नहीं कह पाएंगे कि वो सांता क्लॉज ने नहीं दिया, उसके माँ बाप नहीं खरीदा है, वो अमीर है इसलिए, उनके पास पैसे है इसलिए उन्होंने ज्यादा महंगा वाला टॉय खरीदा। ये तो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को नहीं समझता है, अभी इस उम्र में उनको बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती है, इसके बावजूद उनके साथ में सच्चाई से व्यवहार करो। जो सच है उन्हीं के सामने कहो, झूठ का आवरण उनके सामने बिल्कुल खड़ा मत करो। ये सांता क्लॉज ने टॉय दिया है, ये बिल्कुल मत करो। अब यह हो सकता है कि हर बच्चों को उस दिन में टॉयज मिलते हैं, उनके माँ बाप करते हैं। आप हर एक के माँ बाप को तो समझा नहीं सकते, सब बच्चे एक दूसरे के साथ में खेलते हैं, एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। तब माँ बाप ने ये टॉय घर में लाकर रखने का, बच्चे को खुद के हाथ से देने का। और जब बच्चा पूछेगा कि मुझे सांता क्लॉज ने दिया नहीं क्या, नहीं, सांता क्लॉज देता नहीं है, ये माँ बाप ही लाकर देते हैं, ये उनको ठीक ढंग से समझाने का, तो शायद इस ढंग के गलत परिणाम उनके ऊपर नहीं होंगे। शायद बच्चा पूछेगा भी कि तुमने क्यों मुझे आज दिया,
नहीं, सब बच्चों को देते देते हैं, तुमको लगेगा कि तुमको नहीं, तुम्हारे माँ बाप दे रहे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए भी मैं ये टॉय लेके आया हूं। वैसे भी मैं हमेशा लेके आता हूं, तो इस टाइम में, इस दिन के लिए, दिन में लेके आया हूं, ताकि तुमको आइसोलेटेड ना लगे। ये भी बात समझाई जा सकती है। तो इस ढंग से अगर हम बच्चों को समझाएंगे तो मित्रों, शायद हम बहुत अच्छे ढंग से बच्चों की परवरिश करते करते उन पर ऐसे संस्कार डालेंगे कि जिनके कारण वो अच्छे नागरिक बन सके, अच्छे इंसान बन सके और सही इंसान बन सके। हमारे कल्चर में बच्चे बार बार सवाल अगर पूछते हैं तो हम उनको एनकरेज नहीं करते हैं। केवल इतना ही नहीं, तो अभी बड़ी दिक्कत होती है। बच्चे आजकल तो बहुत ज़्यादा विचार करने वाले होते हैं, उनको एक्सपोजर बहुत मिलता है, बहुत सवाल पूछते रहते हैं, माँ बाप तंग आ जाते हैं। पहले तो सवाल पूछने का बच्चों का अधिकार ही नहीं होता था, इसलिए पूछने की हिम्मत ही नहीं करते थे, क्योंकि माँ बाप से इतना संपर्क होना ही संभव नहीं था। लेकिन आजकल बहुत समय मिलता है माँ बाप के साथ में, तो बच्चे सवाल पूछते हैं। केवल सवाल पूछते ऐसा नहीं है, तो वो कई बार कई चीज़ों की जिद भी करते हैं। और हमें जिस ढंग से संस्कार मिले हैं उसमें थोड़ा सा ये गप बैठ, तेरे को समझता नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, सुन। ये जो हमारा तरीका है भारतीय लोगों का कि माँ बाप को सब कुछ समझता है और माँ बाप जो कहते हैं वो बच्चों ने अमल में लाना चाहिए, चुप बैठ, इसको हम चुप बैठ संस्कृति कहते हैं। ये जो चुप बैठ संस्कृति है, ये बहुत ही गलत संस्कृति है, कल्चर है। क्योंकि बच्चों को, मैंने पहले ही कहा कि परवरिश का मतलब क्या होता है, परवरिश किस लिए की जाती है, ये पहले ही शुरुआत में हमने बात स्पष्ट की है। बच्चों को स्वावलंबी बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना, ये उसके पीछे का जो भी हमारे प्रमुख उद्देश्य है उसमें से एक प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए ये चुप बैठ संस्कृति का हमारे घर में बिल्कुल प्रवेश नहीं होना चाहिए। बच्चों को सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए, उनके साथ में इक्वल लेवल पर चर्चा होनी चाहिए, और आखिरी में अगर बच्चे सुनते नहीं है तो वेटो उपयोग में लाने का अधिकार मां बाप का है। वो किस ढंग से हमने वेटो उपयोग में लाना चाहिए वो भी हम विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन बच्चे जैसे ही 5 साल के 6 साल के होते हैं तो उनको अधिकार प्राप्त होता है, नेचर उनको अधिकार देती है कि क्या स्वीकारना है क्या नहीं स्वीकारना है। उसके पहले से उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश हमने करनी चाहिए। जैसे कि छोटी छोटी चीजों में हमको उनको चॉइस करना सिखा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सुबह नाश्ते में दूध दिया जाता है, तो माँ बच्चे से पूछे कि अरे दूध बना रही हूं तेरे लिए, कितना दूध पिएगा आज तू, आधा ग्लास पिएगा, 1 गिलास पिएगा? दूध में केवल शक्कर डाल के दूं कि थोड़ा और कुछ डाल के दूं? बादाम का दूध दूं या सादा दूध दूं? इस ढंग से हमेशा उसको चॉइस देने की कोशिश कीजिए ताकि बच्चे चूज करना सीखे। ये 5 साल के पहले की बात मैं कह रहा हूं, ताकि 5 साल के बाद उनको जो अधिकार नेचर देती है उसका बहुत अच्छे ढंग से वो उपयोग कर पाएंगे। अगर 5 साल तक बच्चे यही सुनते हैं तुमको कुछ समझता नहीं, जो बैठ मैं कह रहा हूं वही सुन, बड़े जो बोलते हैं वही सही होता है, तुमको कुछ समझता नहीं है, तो यह बच्चा 5 साल के बाद भी अपने आप को ऐसे ही समझते रहेगा कि मुझे अक्ल कम है, मुझे कुछ समझता नहीं है, बड़ों को ज़्यादा समझता है, और जिंदगी भर बड़े होते हैं। 60 साल का आदमी होता है, उससे भी कोई ना कोई बड़ा होता ही है, तो जिंदगी भर उसको अक्ल आने वाली नहीं है, ये उसका मतलब हो गया। तो इसलिए बच्चों को निर्णय शक्ति उनकी डेवलप हो, वो इंडिपेंडेंट बने, इस दिशा में हमको शुरुआत से प्रयास करने हैं। हर चीज में उनको, अभी आपको अंडा देना है तो सीधा आप पूछिए उनको क्या देना है, ये आपको तय करना है। भाई तू अंडे का मैं तेरे को ऑमलेट बना कर दूं, या फिर हाफ फ्राई बना कर दूं, या फिर बॉइल्ड एग लेगा, ये आप सवाल पूछ सकते हैं। पोहा लेने वाला है, दूध के साथ पोहा लेगा या फिर फ्राई पोहा लेगा, इस ढंग से आप सवाल पूछिए। कपड़े पहनते हैं बच्चे, लाल शर्ट पहनेगा, नीली शर्ट पहनेगा, दोनों शर्ट तुझे बहुत अच्छी दिखती है, कौन सा पहनेगा? इस ढंग के चॉइस अगर आप उसको शुरुआत से देना शुरू करेंगे तो बच्चे सिलेक्ट करना, निर्णय करना सीखेंगे, और आगे चलकर इसका उनको बहुत अच्छे ढंग से फायदा होगा।
जब उनको क्रिटिकल फैकल्टी 5वें-6वें साल में आएगी तो उसके आधार पर वो बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन में निर्णय ले पाएंगे। उसके पहले ही वो बहुत अच्छे ढंग से कॉन्फिडेंट बने होंगे और इसका फ़ायदा हमको उनकी परवरिश करने के लिए आसान हो जाता है, आगे इसमें मिलता है। क्योंकि फिर परवरिश की हर जिम्मेदारी हम पर नहीं आती है। बच्चे खुद ज़्यादा पैमाने पर सीखना शुरू करते हैं, इंडिपेंडेंटली निर्णय लेना सीखते हैं। उसमें फिर हम बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, उनके निर्णय करेक्ट हो इसलिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हर बात हम पर डिपेंड नहीं रहती है। और ये बच्चों को इंडिविजुअल बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना, इस दिशा में कदम है वो 5 साल के पहले हमने उठाने चाहिए। अब जनरली मैंने बहुत बचपन में क्या संस्कार करने चाहिए ये बातें आपके सामने रखी है। ये विषय बहुत ही लंबा है, 3-4 सेशन तो चलेगा ही। आगे अभी 5-6 साल के बच्चे होने के बाद में जब उनको क्रिटिकल फैकल्टी प्राप्त होती है, अपने जीवन में क्या स्वीकारना है क्या नकारना ये अधिकार प्राप्त होता है। इन शॉर्ट उनके ये ब्रेन के डब्बे को ढक्कन प्राप्त होता है। उसके बाद में उनके साथ में किस ढंग से संस्कार करने चाहिए, उनके साथ में किस ढंग से बर्ताव करना चाहिए, क्या क्या बातें करनी चाहिए, ये विस्तार से हम कल देखेंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।